जय हिंद। तो चलिए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मेडाइवल हिस्ट्री है। ये बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं उसका सबका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। अब देखिएगा, मृत्यु के बारे में हम बात करते हैं तो ये मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा पहले कहानियां जान लेते हैं, इतिहास से जान लेते हैं। ये 1173 ईस्वी में क्या होता है कि ये गजनबी पर बैठता है। कहाँ पर बैठता है? ये गजनबी साम्राज्य पर ये बैठता है 1173 ईस्वी में। फिर 1175 ईस्वी में ये मुल्तान पर आक्रमण करता है, ठीक है। मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद में फिर 1178 ईस्वी में ये गुजरात पर आक्रमण करता है। जब गुजरात पर आक्रमण करता है तो उस समय वहाँ का राजा कौन था, तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो उस समय वहाँ का जो राजा था ये मूलराज नाम था। उसका नाम क्या था? तो कहिए कि मूलराज। एक जिसको एक और नाम और से मिलता है उस नाम को क्या बोलते हैं? तो भीम द्वितीय। भीम द्वितीय उस समय यहाँ का क्या था? राजा था, ठीक है। अब हम और चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब 1178 ईस्वी तक तो हमने देखा। फिर 1191 ईस्वी में क्या होता है कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1192 ईस्वी में हमने देखा कि तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें इसकी क्या हो जाती है? मोहम्मद गोरी का विजय हो जाता है, लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है। और फिर उसके बाद में 1194 ईस्वी में किसका युद्ध होता है? तो 1194 ईस्वी में होता है चंदावर का युद्ध। किसका युद्ध होता है? तो कहिए कि चंदावर का युद्ध। अब ये चंदावर का युद्ध जब हो जाता है तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि जब लौट रहा था, ठीक है, तो लौटते के क्रम में दमयक नामक स्थान पर, कहाँ पे? तो कहिए कि दमयक नामक स्थान पर क्या होता है कि इसका मृत्यु हो जाता है। तो कब? तो 1206 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। और क्वेश्चन तो यही पूछा गया था ना, तो क्वेश्चन तो आपको मिल गया। देखिएगा कई सारे हमने आपको सामने एक के साथ में कई सारे फ्री दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना था। अब देखिएगा इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। तो इसी का दास था। किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो अभी मोहम्मद गोरी के बारे में हमने देखा तो इसका दास था, ठीक है। और जब मर गया तो इसके पूरे साम्राज्य पर, यानी इसको यहाँ पे नियुक्त कर दिया था, शासन करने के लिए दे दिया गया था। तो 1206 ईस्वी में एक वंश का स्थापना करता है। उस वंश का नाम क्या है? तो कहिए कि गुलाम वंश नाम है, ठीक है। अब ये गुलाम वंश का स्थापना करता है और ये भी 1210 ईस्वी में क्या होता है कि पोलो खेलते हुए लपट जाता है, ठीक है। क्या खेल रहा था? पोलो, जिसको आप चौगान भी बोलते हैं। घोड़ा से गिर जाता है और ये ढुलक जाता है, ठीक है। तो इसका खिस्सा तो खत्म हो जाता है। और जब इसका खिस्सा खत्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद में गद्दी के लिए लड़ाइयाँ होगा या कोई और तो राजा बनेगा ना। तो उस समय क्या था कि एक और राजा था आराम शाह, ठीक है, आराम शाह। तो ये उतना बढ़िया शासक नहीं था, ये अयोग्य था। तो बदायूं का एक टाइम, उस टाइम का गवर्नर कौन था? तो कहिए कि ये इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। और बदायूं से यहाँ इसको बुलाया जाता है दिल्ली में, ठीक है, बुलाया जाता है। फिर उसके बाद में यही इल्तुतमिश जो है ये 1211 ईस्वी में क्या होता है, ये गद्दी पर बैठ जाता है, यानी गुलाम वंश की गद्दी पर ये बैठ जाता है। तो कब इसका आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिएगा चीजों को हम अच्छे तरीके से बता रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आ रहे हैं केवल टिक लगा दे रहे हैं, ठीक है। वैसा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था। अब देखिएगा अलाउद्दीन के बारे में बात बोला जा रहा है, यानी खिलजी वंश के बारे में बोला जा रहा है। तो खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बोलिए खिलजी वंश का जो स्थापना किया था ये किया था जलालुद्दीन खिलजी। कौन? तो जलालुद्दीन खिलजी किया था। अब ये जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी कहिए और भतीजा भी था। कौन? तो यही अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था, अल्लाह उद्दीन खिलजी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जो अभियान था, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान ये रणथंबोर में था। रणथंबोर अभियान इसका प्रथम अभियान था। तो इसके पहले जो इसके, और जिसमें इसमें क्या था ना, रणथंबोर में ये प्रत्यक्ष रूप से खुद शामिल हुआ था, लेकिन इसके पहले जो एक और अभियान हुआ था, ठीक है ना, उस अभियान का नाम क्या था? तो गुजरात अभियान, ठीक है। गुजरात अभियान, ये गुजरात अभियान जब कर रहा था तो उस समय से उसका सेनापति कौन था? तो ये भी पूछा जा सकता है। जैसे में इसमें तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, मेहरारू से लड़ वगैरह के आया है, तब तो पूछ भी कर देगा कि इस ठहर तोरा, तो हम बुझाइए देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाता है जी। तो अब हम बात करते हैं उसका। तो जब गुजरात जब
अभियान किया था, तो गुजरात अभियान कब किया था, तो बोलिए कि 1297 ईस्वी में ये अभियान किया था। उस समय सेनापति कौन था इसका, तो सेनापति की बात करते हैं तो उल्लुग खां था, और फिर उसके बाद में कौन था, तो एक और था उल्लुग खां, और एगो नुसरत खां था, ठीक है, नुसरत खां। अब ये नुसरत खां जो था, यही नुसरत खां, यही गुजरात जब अभियान किया था, तो नुसरत खां जो था, ये मलिक काफूर को, किसको, मलिक काफूर को 1000 दिनार में क्या कर लिया था, खरीद करके लेकर के आया था। और यही मलिक काफूर जो होगा, ये दक्षिण भारत के जितने भी अभियान होंगे अलाउद्दीन खिलजी का, ये सब पूरा करेगा, ठीक है। तो हमारा जवाब मिल गया, ठीक है। को इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1297। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और देखिए किसी बच्चों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा, ज्वाइन करने के बाद में आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। अब देखिएगा पानीपत के बारे में हम जान लेते हैं कि पानीपत का पहली लड़ाई की बात करते हैं तो ये कब होता है, तो कहिए कि पानीपत की पहली लड़ाई जो होती है 1526 ईस्वी में होती है। तो कहिए किसके किसके बीच में होता है, तो एक तरफ में बाबर है और दूसरे तरफ में कौन है, तो इब्राहिम लोदी है, ठीक है। जिसमें से इब्राहिम लोदी की कार क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और फिर उसके बाद में यही उसके बाद में मुगल वंश का क्या पड़ता है, नींव पड़ जाता है। तो मुगल वंश का नींव कब पड़ रहा है, तो कहिए कि 1526 ईस्वी में पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर द्वितीय पानीपत युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय पानीपत का युद्ध कब होता है, तो 1556 ईस्वी में होता है। तो कहाँ किसके किसके बीच होता है, तो एक तरफ में अकबर था और दूसरी तरफ में कौन था, तो दूसरी तरफ में हेमू था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तृतीय पानीपत का, तो तृतीय पानीपत का युद्ध कब होता है, तो 1761 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1761 ईस्वी में होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें अगर हम बाबर के बारे में और जानना चाहते हैं, देखिएगा बाबर के बारे में हम और जान लेते हैं, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है, तो कहिए कि 1526 ईस्वी में। फिर अगर बात करते हैं तो फिर खानवा का युद्ध होता है, किसका युद्ध होता है, तो कहिए कि खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब होता है, तो 1527 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो कौन कौन था खानवा का युद्ध में, तो एक तरफ बाबर है और दूसरी तरफ कौन है, तो राणा सांगा है, जिसमें से राणा सांगा का क्या होता है, हार होता है। और इसी खानवा का युद्ध में बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जिहाद का नारा जो बाबर दिया था ये कौन से युद्ध में दिया था, तो ये दिया था खानवा के युद्ध में दिया था, ठीक है। अब देखिएगा पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है, ठीक है। अब ये चंदेरी का युद्ध कब होता है, तो 1528 ईस्वी में होता है। तो किसके किसके बीच होता है, तो एक तरफ में मेदिनी राय है और दूसरी तरफ में कौन है, बाबर है, जिसमें से मेदिनी राय की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और यही बाबर क्या हो जाता है, जीत जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं तो घाघरा का युद्ध होता है। किसका युद्ध, तो कहिए कि घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब होता है, तो 1529 ईस्वी में। कौन कौन है, तो एक तरफ में कौन है, तो एक तरफ में अफगान है और दूसरी तरफ में कौन है, एक दूसरी तरफ में कौन है, तो मुगल है। मुगल में कौन, तो ये बाबर है, ठीक है। अब ये बाबर की जीत होती है, यही अफगान हार जाता है। और फिर उसके बाद की बात करते हैं तो 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो जाता है, और बाबर के द्वारा एक किताब लिखा गया था, उस किताब का नाम है तुजुक ए बाबरी। और तुजुक ए बाबरी जो पुस्तक है, ये पूछता है कि कौन सा भाषा में लिखा गया था, तो ये भाषा में लिखा गया है तुर्की भाषा में, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है, तो तुजुक ए बाबरी का लेखक खुद बाबर है। इस किताब को खुद बाबर ने लिखा था, ठीक है। सब समझ में आ गया। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला क्या गया है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब और कहाँ हुआ था, सॉरी कब पूछा गया, कहाँ नहीं पूछा गया। देखिएगा चैतन्य महाप्रभु कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु की अगर बात करते हैं तो ये वैष्णव संत थे। किसका संत थे, तो वैष्णव संत थे। अब ये वैष्णव संत तो थे, तो इनका जो जन्म जो हुआ था नदिया जिला में। ये नदिया जिला कहाँ पड़ता है, तो कहिए कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये कब होता है जन्म, तो 18 फरवरी 1886 ईस्वी को इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। देखिए छोटा स्मॉल डेट दे दिया है तो ऐसा तो नहीं देना चाहिए, बट क्या होता है ना कि मूड है कि हम उसको से नहीं है बनवाया, तो समझ ही सकते हैं कि क्या देख रहे हैं कितना क्लोजली में दिया गया है। खैर क्या कीजिएगा, सबके लिए है, एक के लिए थोड़े नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आएगा देखेगा कि अच्छा अगला वाला जो एग्जामिनर आता है तो वो थोड़ी नहीं कुछ देखा जा रहा है, वो देखता है कि पिछला क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया उसी अनुसार से उन्हें पूछेगा। अब मूड खराब हुआ, यही गलत दे दिया, अब क्या कीजिएगा। तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, ना पढ़िएगा तो फिर क्या करिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि आराम शाह शासक
काल कब से कब तक माना जाता है? अब देखिएगा आराम शाह के शासन काल की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने चर्चा किया कि 1206 ईस्वी में किसका स्थापना हो रहा है, तो कोई गुलाम वंश का। 1210 ईस्वी में ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो जाता है, मर जाता है। और फिर जब यही मर जाता है तो 1210 से 11 ईस्वी तक कौन रहता है, तो यही आराम शाह। और आराम शाह फिर उसके बाद में इसको हटा देता है कौन, इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, तो काल पूछा था आराम शाह का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, बोला क्या है कि अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था। देखिएगा अब जो ऑप्शन के हिसाब से अगर हमें ऐसा लग रहा है, तो जिसमें हुमायूं का अगर मकबरा की बात करते हैं, किसका, हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा की अगर बात करते हैं तो एक तरफ कौन था, हानी बेगम ने बनाया था इसका। हानी बेगम ने क्या किया था, बनवाया था। लेकिन यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो जो उस सब जो शासन कर रहा था तब उसी के उनको लेकर के चलेंगे ना। तो इसका मकबरा की अगर बात करते हैं तो इसका किसका मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा की अगर बात बोलते हैं तो इसका मकबरा कहाँ है, तो कहिए कि दिल्ली में इसका मकबरा है। इसका मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में इसका मकबरा है। आगरा में किसका मकबरा है, तो कहिए कि ये शाहजहां का मकबरा कहाँ है, तो कहिए कि ये आगरा में मकबरा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर अकबर की बात करते हैं तो अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में इसका मकबरा है। अगर बात करते हैं ये बाबर का मकबरा कहाँ है, तो पहले तो इसको दिल्ली में रखा जाता है, लेकिन फिर इसके बाद में इसको कहाँ किया जाता है, काबुल कर दिया जाता है। तो पूछेगा कि काबुल में किसका मकबरा है, तो बाबर का मकबरा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर का मकबरा की बात करते हैं तो जहांगीर का मकबरा जो है ये है कहाँ, तो ये है, यहाँ पे लिख, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो ये है लाहौर में है। कहाँ पे है, तो ये लाहौर में है। अगर हम बात करते हैं इत्मुदौला का मकबरा, ए अधत्तमुदौला, इत्मुदौला का मकबरा की अगर बात करते हैं, इत्मुदौला का मकबरा कहाँ है, तो ये है आगरा में है। ये आगरा में है। तो इसका निर्माण कौन किया था, ये पूछता है काफी ज्यादा। तो इसका निर्माण कौन किया था, तो नूरजहां ने इसका निर्माण किया था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। बात करते हैं फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने किया था, तो 1571 ईस्वी में क्या करता है कि अकबर जो है ये फतेहपुर सीकरी का स्थापना करता है, और 1571 ईस्वी में ही क्या करता है कि अपना राजधानी जो था यहाँ पे ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, आगरा से फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगरा की अगर बात करते हैं तो आगरा शहर का स्थापना कौन करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बताया गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि शिवाजी को युद्ध कला में निपुण निपुण किसने बनाया था, यानी महारत एकदम, मार्क एकदम फाड़ दिया ऐसा। ठीक है, तो कौन बनाया था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा शिवाजी के पिता की अगर बात करते हैं तो इनके पिताजी कौन थे, तो गया कि शाहजी भोसले। ये शाहजी भोसले के दो गो मेहरारू थे। ठीक है, पहले के लोग कई गो विवाह करते थे, पता ना काहे करते थे, हमको नहीं पता है। अब शाहजी भोसले जो हैं, ये शाहजी के भोसले के दो गो पत्नी है, एक ठो है जीजाबाई, ठीक है, और एक ठो है तुक्काबाई। ठीक है, तुक्काबाई है। अब ये जीजाबाई से ही क्या होता है कि शिवाजी का जन्म होता है, क्योंकि ये पुरनकी है, पुरनकी मेहरारू थी। और तुकाबाई जो थे, तुकाबाई इनकी नईकी मेहरारू थी, किनकी, शाहजी भोसले का। ठीक है, अब हम बताते हैं शिवाजी के बारे में, चलते हैं। ठीक है, तो शिवाजी की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए। शिवाजी की अगर बात करते हैं तो देखिएगा शिवाजी, ये शिवाजी के दो गुरु हैं। तो सबसे पहले शिवाजी का जन्म की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म कब होता है, तो कहिए कि 1630 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो कहाँ जन्म होता है, तो शिवनेरी दुर्ग में होता है। ठीक है, शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1630 भी देता है, 1627 भी देता है। ठीक है, इसकी अपने राजधानी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, इन्होंने अपना राजधानी बनाया था, रायगढ़ को बनाया था। ठीक है, 1556 ईस्वी में राजधानी बनाया था। 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा था, और फिर 1665 ईस्वी में किसका संधि होता है, तो कहिए कि ये पुरंदर का संधि करते हैं। और पुरंदर का संधि किसके किसके बीच होता है, तो एक तरफ में जयचंद है और दूसरी तरफ में कौन है, शिवाजी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1674 ईस्वी में ये क्या करते हैं, तो 1674 ईस्वी में ये छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। किसका उपाधि धारण करते हैं, तो छत्रपति का उपाधि धारण करते हैं और राज्याभिषेक करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1680 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि इनके गुरु की बात करते हैं तो इनके गुरु जी देखिएगा, अब गुरु जी है, इनका दो गुरु है। ठीक है,
इनका गुरु की अगर बात करते हैं तो देखिएगा गुरु की हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक जो गुरु हैं, एक है दादाजी कोंडदेव, ठीक है, दादाजी कोंडदेव, ठीक है, और दूसरी तरफ है रामदास, दूसरी तरफ कौन है तो रामदास है। ये रामदास जो एक ग्रंथ लिखे थे वो पूछा जाता है, इनको लिखा गया पुस्तक था वो क्या था, दासबोध। तो पूछेगा कि दासबोध के रचयिता कौन है, तो यही रामदास है। और ये जो थे रामदास, ये आध्यात्मिक गुरु थे, यानी अध्ययन, ये धार्मिक वगैरह ये सब का शिक्षा दीक्षा देते थे। और राजनीतिक शिक्षा, कैसे हमला करना है, कहाँ पे चढ़ाई करना है, किस क्षेत्र को कैसे जीतना है, ये सब जो गुरु थे ये दादाजी कोंडदेव थे, ठीक है। तो हमें जो पूछा गया है, अब चलते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो निपुण थे, किसने बनाया था, तो अभी अब आपने देखा दादाजी कोंडदेव, ठीक है, कोई दिक्कत है। और रामदास जो थे, ये रामदास क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। जीजाबाई तो इनकी माँ थी ना, जीजाबाई कौन थी, तो जीजाबाई तो इनकी माँ थी, ठीक है। और ये बाजीराव तो पेशवा था, पेशवा बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे। अब देखिएगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में पहले आप जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह के में गुरु हैं, तो कहिए कि 10वें गुरु हैं। इनका जन्म कब होता है, तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो कहाँ होता है, तो पटना में इनका जन्म होता है। इनके पिता की अगर बात करते हैं तो इनके पिता का नाम क्या था, तो गुरु तेग बहादुर। कौन, तो गुरु तेग बहादुर इनके पिता का नाम है। बात करते हैं इनका माता का नाम, तो माता का नाम क्या है, तो गुजरी देवी है, ठीक है। किस क्या नाम है, तो माता का नाम है गुजरी देवी है। ये पूछता है काफी ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। अगर बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था कि पाहुल प्रथा आरंभ किया था, पाहुल प्रथा। फिर उसके बाद में क्या किया था कि 1699 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ स्थापित किया था। किसका, तो खालसा पंथ स्थापित किया था। पंच ककार देने वाले व्यक्ति कौन थे, पंच ककार देने वाले व्यक्ति यही गुरु गोविंद सिंह है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा था कि पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिलाओं के नाम के अंत में कौर लगेगा, ठीक है। 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। नांदेड़ नामक स्थान पर क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। ये नांदेड़ कहाँ पड़ता है, तो यही महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो हमें जो पूछा गया था हमने उसका सही सही सबका जवाब दे दिया है। तो क्वेश्चन आपको बन गया होगा। केमे गुरु हैं, तो आप खुद बोलिएगा कि ये केमे गुरु हैं से, तो ये है 10वें गुरु। 10वें कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। अब देखिएगा हम बात करते हैं प्रथम गुरु कौन थे। तो प्रथम गुरु की बात करते हैं तो गुरु नानक जो थे ये प्रथम गुरु थे, ठीक है। क्या 10 गुण गुरु को लिख दे, चलिए लिखिए देते हैं, ठीक। देखिएगा प्रथम गुरु की अगर बात बोलते हैं तो प्रथम गुरु कौन थे, तो वह कि गुरु नानक थे। अगर हम बात करते हैं द्वितीय गुरु की, तो द्वितीय गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद थे। अगर हम बात करते हैं तृतीय गुरु की, तो तृतीय गुरु कौन थे, तो तृतीय गुरु है अमरदास। अगर हम बात करते हैं चतुर्थ गुरु की, तो चतुर्थ गुरु कौन है, तो चतुर्थ गुरु है रामदास, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पांचवें गुरु की, तो गुरु अर्जुन देव कौन है, तो गुरु अर्जुन देव। अगर हम बात करते हैं छठे गुरु की, तो छठे गुरु कौन है, तो गुरु हरगोविंद है। अगर हम बात करते हैं सातवें गुरु की, तो सातवें गुरु कौन है, तो हर राय है। अब इसको तो मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। अब देखिएगा, अब हमें बोला क्या, 7वां तक देख लिया। 8वां की बात करते हैं तो हरकिशन है। ये हरकिशन का मात्र छोटी सी अवस्था में इनको चेचक हो गया था और ये चल बसे थे। 9वें गुरु कौन है, तो यही तेग बहादुर है। तेग बहादुर के बेटा कौन होते हैं, वही गुरु गोविंद सिंह। और 10वें गुरु कौन हो गए, तो गुरु गोविंद सिंह हो गया। देखिएगा हमने सभी चीज को एक जमा आपके सामने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम इसका डिस्कस भी चलते चले करेंगे, ठीक। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था। अब देखिएगा औरंगजेब के बारे में हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम टिक मार के नहीं बढ़ जाएंगे। औरंगजेब के बारे में बात करते हैं तो इसने क्या किया था कि 1658 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध का नाम क्या था, तो धर्मत का युद्ध। फिर 1658 ईस्वी में ही एक और युद्ध लड़ा था। उस युद्ध का नाम क्या था, तो सामूगढ़ का युद्ध। तो ये किसके किसके बीच लड़ रहा था, इसका एक भाई था दारा सिको। ये काफी ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है। दारा सिको से लड़ता था किसके लिए, गद्दी के लिए, और क्या। तो इसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में ये राज्याभिषेक करता है, ठीक है। तो पूछेगा कि ये राज्याभिषेक कितने बार करता है, तो मुगल का इकलौता ये राजा है जो कितने बार राज्याभिषेक करता है, तो 2 बार राज्याभिषेक करता है। एक बार 58 का युद्ध जीतने के बाद करवाता है और फिर एक बार 58 का युद्ध जीतता है। ये होता है मई, ये जून जुलाई में होता है और ये अप्रैल में होता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसके बाद में क्या करवाता है, ये राज्याभिषेक करवा लेता है 2 बार, ठीक है। एक बार 58 का युद्ध अप्रैल में जो हो रहा है धर्मत का युद्ध जीतने के बाद करवा लेता है, और फिर उसके बाद में ये सामूगढ़ का युद्ध जीतता है, तो फिर उसके बाद करवाता है, ठीक है। अब हमें ये से मतलब नहीं है, हमें इसके बारे में और जानना है।
इसकी अगर पत्नी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पत्नी कौन थी, तो इसकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। अब यही दिलरास बानो बेगम जो थी, इसको राबिया उस दौरा के नाम से जाना जाता है। राबिया उस दौरा की उपाधि दिया गया था, राबिया उस दौरा। तो पूछेगा कि राबिया उस दौरा किसे कहा जाता है, तो दिलरास बानो बेगम को। इसका एक मकबरा है कहाँ, तो कहिए कि औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में एक मकबरा है, और उस औरंगाबाद में एक मकबरा है, उसका इसी का मकबरा है। उसे क्या बोला जाता है, तो कहिए कि बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा किसका है, किसका हो गया, राबिया उस दौरानी का। अब बीबी का मकबरा जो है तो किसकी पत्नी है, तो औरंगजेब की पत्नी है। तो ये ताजमहल का भद्दा नकल इसे ही बोला जाता है, किसे, बीबी का मकबरा को बोला जाता है। ठीक है। अब देखिएगा इसने क्या किया था कि 1679 ईस्वी में क्या कहते हैं कि जजिया कर लगा देता है। क्या कर देता है, जजिया कर पुनः लगा देता है। जो जजिया कर अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, फिर से लिखते हैं, जो अकबर द्वारा क्या 1564 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया गया था। जब औरंगजेब आता है तो जजिया कर फिर से 1679 ईस्वी में क्या कर देता है, लगा देता है। इसने अपने साम्राज्य में क्या करता है, कर की बात करते हैं तो एक कर लगाता है चराई कर, जो पशु चराते हैं उस पर भी कर देना पड़ेगा। घरी कर, घर झोपड़ी जब रखते हैं उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगर बात करते हैं घोड़े के दागने की प्रथा यही चलाया था, घोड़े के दागने की प्रथा यही चलाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हुलिया प्रथा, हुलिया यानी सैनिकों के अपना हुलिया बदलता था, हुलिया प्रथा किसने चलाया था, यही चलाया था। ठीक है। अब देखिएगा इसने क्या किया था, इसकी एक बेटी थी। ठीक है। तो इससे पूछा जाता है कि इसकी बेटी का नाम क्या था, तो इसकी बेटी का नाम क्या था, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बेटी का नाम जो था ये मेहरुनिस्सा था। मेहरुनिस्सा इसकी बेटी का नाम था। ठीक है। इसकी बहन की अगर बात करते हैं तो इसकी बहन का 3 गो बहन थी, वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि इसकी बहन कौन कौन थी। तो एक बहन का नाम है रोशन जहां आरा। ठीक है, जहां आरा है। और एक बहन का नाम है रोशन आरा है, और एक बहन का नाम है क्या है, तो गौहर आरा है। ठीक है, गौहर आरा है। ठीक है। अगर यही इसको जो उपाधि दिया गया था जहां आरा को, सभी बात उस जमाने, सभी बात उस जमाने, तो यही पूछा जाता है कि सभी बात उस जमाने के किसे किसे उपाधि दिया गया था, तो यही जहां आरा को। देखिएगा ये सब क्वेश्चन ना थोड़ा सा डीप लेवल के क्वेश्चन है, हम आपको सामने बता रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना थोड़ा से महंगे पड़ते हैं। ठीक है। तो चलिए हम बताते चलते हैं, और महंगे चीज बाजार में बहुत कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि लेने वाले लोग कम होते हैं ना। ठीक समझ रहे हैं ना। चलिए अब आप बात करते हैं इसका मृत्यु की बात करते हैं। तो इसका मृत्यु कब होता है, तो 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु कहाँ हो जाता है, तो अहमदनगर में। ये अहमदनगर कहाँ पड़ता है, तो ये अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका 88 साल उम्र हो गया था। ये काफी कर्मकीट किस्म का आदमी था। ठीक है। तो इसका मृत्यु कब होता है, तो 1707 ईस्वी में होता है। और जैसे ही इसका मृत्यु होता है, मुगल का सत्ता जो होती है, मुगल का साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है। कोई दिक्कत है। अब एक बात और इसको हम बता देते हैं। ठीक है। देखिएगा इसके बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि एक है क्या ना कि 1686 ईस्वी में क्या करता है कि बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये पूछा जाता है बीजापुर को कब मिला लेता है, तो 1686 ईस्वी में। ठीक है। अगर बात करते हैं तो 1687 ईस्वी में किसको मिला लेता है, तो गोलकुंडा को मिला लेता है। तो यही पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य में कब मिलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। इसका जवाब हमें मिल गया होगा। आगे क्या बोला गया है, निम्नलिखित मिलान में से कौन सा इतिहासकारों और उसके निवास से संबंधित है। चलिए मिलाते हैं भाई जी। आगे देखिएगा, अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं। तो देखिएगा अब्दुल रज्जाक जो आया था ये किसके दरबार में आया था, वो हम देखते हैं। अब्दुल रज्जाक जो था ये देव राय द्वितीय के दरबार में आता है। ये देव राय द्वितीय के दरबार में आता है। और यात्री कहाँ का है, तो ये ईरान का यात्री है। ठीक है। तो ईरान को फारस भी बोला जाता है, और फिर क्या बोला जाता है, समरकंद भी बोला जाता है। ठीक है। अब कुछ और बोल लीजिए, आपका मन हम कहा पता है, आपका मन जय हो, जय बोलिए। ये देवराय द्वितीय किसके दरबार में आता है, सॉरी अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आता है, तो देवराय द्वितीय के दरबार में आता है। ठीक है। अब देखिएगा इब्न तूता, इब्न तूता की बात करते हैं। तो ये जो आता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। तो क्या 1333 ईस्वी के आसपास में। इसका एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। फिर उसके बाद में ये दिल्ली का काजी, काजी मतलब न्यायाधीश होता है। ठीक है। इसको बनाया जाता है, फिर इसको
चीन में राजदूत भी बना करके भेजा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मार्को पोलो की अगर बात करते हैं तो ये मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो ये मार्को पोलो इटली का यात्री था। कहाँ का था, तो ये इटली का यात्री था। अब पीटर मुंडी की बात करते हैं तो ये कहाँ था, इंग्लैंड का था। ठीक है, अब हम मिलान करते हैं, चलिए मिलाते हैं भाई। क्या बोला गया है, अब्दुल रज्जाक, तो अब्दुल रज्जाक कहाँ हो जाएगा जी, एक के एक हो जाएगा। समरकंद, अभी हमने देखा एक के एक कोई नहीं छट रहा है। अब देखिएगा बी के क्या हो जाएगा, इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का, तो बी के बी हो जाएगा। देखिए तो बी के बी हो जाएगा। एक मिनट, एक का ए दिया है, कैसे कैसे दिया है भाई, अच्छा ठीक समझ गए, एक का एक, आओ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको इसको पढ़ रहे हैं, चलिए इसको हम पढ़ रहे हैं बार बार। एक का देखिएगा, एक का क्या हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक के एक में है नहीं है, इसको काट दीजिए। एक के दो में दिल है, इसको काट दीजिए। एक के यही दो में दिल है, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदर जंग मकबरे का निर्माण करवाया। अब देखिए सफदर जंग है, तो पहले हम बता देते कि किस वंश से संबंधित है। एक वंश था, उस वंश के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। एक वंश था, उस वंश का नाम क्या था वो आपको हम बताते हैं। ये सफदर जंग जो था, आप अवध के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये अवध का स्थापना कब होता है, तो ये 1722 ईस्वी में अवध का स्थापना होता है। तो कहिएगा ना कि स्थापना किया कौन था, क्वेश्चन तो बनवे करता है। तो हाँ बिल्कुल बनता तो है ही है। तो इसका जो स्थापना किया था सआदत खान ने किया था। शहादत खा, ये शहादत खान क्या करता है, इसका स्थापना करता है। समझ में आ रहा है। तो जानते हैं ये एक उपाधि लिया था, तो उपाधि कौन लिया था वो भी तो पूछेगा नहीं। तो इसने एक उपाधि धारण किया था, उस उपाधि का नाम क्या था, तो उस उपाधि का नाम था बुरहान उल मुल्क। तो पूछता है कि बुरहान उल मुल्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही शहादत खां को जाना जाता है। ये मतलब कि आत्मसम्मान के चक्कर में ये क्या करता है कि अपना मृत्यु मतलब अपना शरीर को त्याग कर देता है। आत्मसम्मान के चक्कर में जब नादिर शाह हमला करता है ना 1739 ईस्वी में, तो उसी के आत्मसम्मान के चक्कर में ये क्या कर देता है, खुद को ये खत्म कर लेता है कि हमें नहीं जीना है इस रंगीन दुनिया में, हम चले, ठीक है, अल्लाह के प्यारे हो गए हम। तो अब ये मर जाता है, तो फिर इसके बाद में इसका भतीजा या दामाद का, ये भतीजा ही बोलिए, तो कौन बनता है, तो सआदत खां बनता है। सॉरी 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 सॉरी, सआदत खां तो हो ही गया था ना, सफदर जंग बनता है। कौन, सफदर जंग बनता है, ठीक है। अब ये सफदर जंग बनता है तो इस वक्त पूछा जाता है कि इसने एक उपाधि धारण किया था, उस उपाधि का नाम क्या था, तो अबुल मंसूर खां। अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर खां ये उपाधि धारण करता है। तो ये कब बनता है, तो देखिएगा उस आदत खां जो था 1722 से स्थापना करता है, तो 1739 ईस्वी तक रहता है। अब ये 1739 ईस्वी से लेकर के 1754 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। अब इसी का मकबरा पूछा गया है ना कि इसी का मकबरा बनाया है। तो अब इसके बाद बनता है सुजा उद्दौला, ठीक है, सुजा उद्दौला। अब ये सुजा उद्दौला जब ये बन जाएगा तो इसके बाद जो शासक बनेगा वही नहीं बनाएगा, तो कहिए कि हाँ और कौन बनाएगा। तो ये सुजा उद्दौला कब से कब रहता है, तो 1754 से लेकर के 1775 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। अब यही सुजा उद्दौला जब है, देखिए 54 में है, तो समझिए कि 57 का जो पलासी का युद्ध हो रहा है, तो उस समय अवध का नवाब कौन है, सुजा उद्दौला। फिर 1764 ईस्वी में जो युद्ध हो रहा है बक्सर का, उस समय भी नवाब कौन है, बंगाल और अवध का वो सुजा उद्दौला। समझ रहे हैं, और संधिया सब इसी से होता है, सुजा उद्दौला से, जो भाग लेता है नहीं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध में भाग लेता है ना, देखिए तो कौन बनवाएगा, सुजा उद्दौला। तो चलिए अब ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन पे बढ़ते हैं। नवाब सुजा उद्दौला देखिए तो कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने क्या किया था, सीरी का किला बनवाया था। अब देखिएगा सीरी का किला की बात करते हैं, तो क्या खाली सीरी का किला बनवाया गया था, और भी कुछ बनवाया गया था। तो एक था, बताते हैं, हजार खंभा महल, ठीक है, हजार खंभा महल, हजार खंभा महल, ठीक है। हौज खास, क्या, हौज खास, सीरी का किला, सीरी का किला,
ये सभी जो बनवाया गया था ना, ये जो बनवाया गया था सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिएगा, हजार खंबा महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें देखना है इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था कि कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया था। तो क्या इसे पूरा कर पाया? नहीं, ये तो मर गया था 1210 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जो था, इसके दरबार में सबसे ज्यादा क्या था? दास दासिया था। लगभग 1,80,000 के आसपास में क्या था? इसके पास दास था। ठीक है। और ये क्या किया था कि इसने अपने साम्राज्य में नहरों के जाल बिछा करके रख दिया था। तो पूछेगा कि नहरों का जाल किसने बिछाया था अपने साम्राज्य में? तो यही फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। और स्टार्टिंग किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। नहर बनाने के लिए स्टार्टिंग गयासुद्दीन तुगलक कर देता है। ठीक है। और इसने एक विभाग का स्थापना करता है। उस विभाग का नाम क्या है? दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है सो देखिएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो चलिए, शेर शाह सूरी का मकबरा हम पहले देखते हैं भाई जी। देखिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा की अगर बात करते हैं तो शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो कहिएगा कि इसका बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, इसका बचपन का नाम फरीद था। इसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शेर खां के नाम से जाना जाता है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ता है। फिर 1540 ईस्वी में ये कन्नौज का युद्ध लड़ता है। और दोनों में क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1540 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर ये बैठ जाता है, समझे। और फिर उसके बाद में 1545 ईस्वी में इसका एक अंतिम अभियान था। वो अभियान क्या था? तो कहिए कि कालिंजर का एक अभियान था। और इस समय कालिंजर का राजा कौन थे? तो कहिए कि कीरत सिंह। तो ये पूछता है कि जब कालिंजर पर अभियान कर रहा था ये कौन, शेर शाह सूरी, तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो उस समय वहां का राजा कौन है? देख रहे हैं, कीरत सिंह है। ठीक है। तो पूछेगा कि इसी समय क्या होता है कि उक्का नामक एक शास्त्र चला रहा था, मर जाता है। ठीक, समझ गए। अब इसके बाद में इसका बेटा इस्लाम शाह बनता है। ठीक। तो इसने क्या किया था कि अपने जीते जी सासाराम में एक मकबरा बनवाया था। कहाँ में? तो सासाराम में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, फिर और ऑप्शन के बाद क्या हम इसके बारे में और बताते देते हैं। चलिए, और बता ही देते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पट्टा एवं कबूलियत प्रथा किसने प्रारंभ किया था? पट्टा एवं कबूलियत प्रथा। तो यही पूछता है कि पट्टा एवं कबूलियत प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो यही शेर शाह सूरी ने। जो पहले से पुराने से चले आ रहे थे ना, घिसे पिटे सिक्के को खत्म करवा देता है। और चांदी का क्या जारी करता है? चांदी का टंका और तांबे का जित्तल। चांदी का रुपया और तांबे का जित्तल जारी करता है। ठीक है। चांदी का रुपया, चांदी का रुपया और तांबे का जित्तल जारी कर देता है। ठीक है। ये सिक्का जारी करता है, तांबे का जित्तल। ठीक। आगे बढ़े, अगले पे चलते हैं। अब देखिएगा, ऑप्शन पे हम चलते हैं। अगर हम बात करते हैं लाहौर में, तो लाहौर में किसका मकबरा है? तो जहां गिरेगा हम वहीं लहरा देंगे। ठीक है। तो ये किसका मकबरा हो जाएगा यहाँ पे? तो जहां गिरेगा तो जहांगीर। ठीक है। पढ़ रहे हैं आगे। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में किसका मकबरा है? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। दिमाग में घुस रहा है नाम? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है कि अकबर के, ठीक है, 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? अब देखिएगा, जब अकबर जब हमला किया था उस टाइम की अगर हम बात बताते हैं। एक मिनट थोड़ा सा छुट्टी कट रहा है भाई। चलिए देखिए, ये अकबर जब 1567 ईस्वी के जब अभियान किया था, ठीक है, ये मेवाड़ जैसे में ये मेवाड़ जो है ये राजस्थान में था। ठीक है। तो पूछेगा कि मेवाड़ का राजधानी कहाँ था? तो ये मेवाड़ का राजधानी था जो था ये चित्तौड़ था। ठीक है। मेवाड़ का राजधानी कहाँ था? तो ये चित्तौड़ था। अब हमने एक चीज और बताया था, चित्तौड़ यही मेवाड़ के बारे में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी भी क्या किया था कि अलाउद्दीन खिलजी हुआ पर आक्रमण किया था। तो उस समय मेवाड़ का राजा कौन थे? तो वही राणा रतन सिंह थे। जो बताया था ना कि पद्मिनी जो कितनी खूबसूरत थी, जो खुदा से शिकायत करती थी। कुछ दिमाग में घुस रहा है? हाँ, वही वाला ये मेवाड़ है। ठीक है। तो वो कब की घटना था? अलाउद्दीन के समय। लेकिन अभी पूछा जा रहा है किसके समय? तो ये पूछा जा रहा है
ये अकबर के समय, तो अकबर के बारे में बताना है, अकबर के समय के बारे में। देखिए ठीक है, अब देखिएगा, अब ये हमें पूछा है 1567 ईस्वी की बात है। तो अब जिसमें अब 1576 ईस्वी के बारे में तो आप जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो एक तरफ में कौन है, तो एक तरफ में अकबर है और दूसरी तरफ में कौन है, तो महाराणा प्रताप है। कौन है, तो महाराणा प्रताप है। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा, जब चीज नहीं भी याद हो ना तब उसको किस तरह से ऑप्शन को हम इलिमिनेट करते हैं। देखिएगा राणा सांगा की, देखिएगा राणा सांगा कैसे हो सकता है, खुद सोच करके देखिए कि राणा सांगा तो युद्ध में हार गया था बाबरे से, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो अकबर आया है। उदय सिंह की बात करते हैं तो उदय सिंह जो था ना, ये उदय सिंह इसके महाराणा प्रताप के पिताजी थे। ठीक है, तो ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये संग्राम सिंह के बारे में हमें भी कुछ पता नहीं है कौन थे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यही महाराणा प्रताप है। चलिए अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा। अब देखिएगा, ये गुलबदन बेगम जो थी ये किसका बहन थी, तो इसका ये किसका बहन है, तो ये हुमायूं का बहन है। ठीक है, ये हुमायूं का क्या था, ये बहन था। अब हुमायूं नामा जो लिखा था, ये हुमायूं नामा, ये हुमायूं नामा जो लिखा था यही लिखा था, कौन लिखा था, तो गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा का लेखक कौन है, तो यही गुलबदन बेगम लिखा था। किसके अनुरोध पर लिखा था, तो हमें पूछा क्या है, वो पूछा है, वो देखते हैं क्वेश्चन। पूछा क्या है कि राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, ठीक, किसके अनुरोध पर लिखा था, तो हाँ, तो अब देखिएगा किसके अनुरोध पर लिखा था, तो हुमायूं जो था, ये हुमायूं, ये इसका गुलबदन बेगम का किसका कैसा भाई था, तो सौतेला भाई था। ठीक है, तो अकबर ने कहा था, किसको कहा था, ये गुलबदन बेगम को कि हुमायूं नामा लिखने के लिए, कौन कहा था, तो ये अकबर ने कहा था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अबू फजल की, तो ये अबू फजल ने क्या लिखा था, तो अबू फजल ने लिखा था, ये अबू फजल की अगर बात करते हैं तो ये अबू फजल जो था, जिसमें अब देखिएगा महाभारत लिखाया था, महाभारत, तो ये महाभारत का फारसी में अनुवाद जो करवाया था किसके नेतृत्व में, अबुल फजल, अबुल फजल, और किसके नेतृत्व में, फैजी के नेतृत्व में। तो पूछता है कि ये महाभारत जो लिखा गया था फारसी में, इसका शीर्षक का नाम क्या था, तो रज्मनामा। इसका शीर्षक का नाम क्या था, तो रज्मनामा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये बैरम खां, तो ये बैरम खां तो अकबर का संरक्षक बना था। ठीक है, 1556 से 1560 ईस्वी तक। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो चलिए देख लेते हैं। देखिएगा 1530 ईस्वी में क्या होता है कि ये हुमायूं जो हो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1539 ईस्वी में ये किसका युद्ध लड़ता है, तो बोलिए कि चौसा का युद्ध लड़ता है। फिर उसके बाद में किसका युद्ध होता है, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है। अब ये दोनों के युद्ध में किसके किसके बीच होता है, जो देख लीजिए, एक तरफ में कौन है, तो एक तरफ में शेर शाह है और दूसरी तरफ में कौन है, हुमायूं है। अब ये दोनों के युद्ध में क्या होता है कि हुमायूं की हार होती है, इसमें भी हुई है, इसमें भी यही है, इस दोनों में क्या होता है, हार होता है। ठीक है, तो किसके किसके बीच हो रहा है, यही पूछा गया आपको, तो किसके किसके बीच हो रहा है, तो हुमायूं और शेरशाह, तो ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है, निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए सबसे पहले तो एक चीज क्लियर हो गया कि निकोल कोंटी कहाँ का यात्री था, तो कहिए कि इटावली का यात्रा, इटली का, जो जॉर्जिया मिलोनी जहाँ के अभी है ना, पूरा जो मोदी जी एकदम समझ ही रहे होंगे। अब देखिएगा ये इटावली के कौन है, तो ये इटावली के है ये निकोल कोंटी, तो किसके शासन काल में भारत आया था वो पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो शासन काल में आया था, ये देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। किसके शासन में, तो देवराय प्रथम के शासन काल में कौन आता है, तो ये निकोल कोंटी। तो पूछेगा कि देवराय द्वितीय के शासन में काल का द्वितीय के शासन काल में कौन आता है, तो कहिए कि अब्दुल रज्जाक, अभी हमने चर्चा किया है, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आता है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में कौन कौन आता है, कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय की बात करते हैं तो कृष्ण देव के राय में पुर्तगाली आता है। ठीक है, कौन आता है, पुर्तगाली। एक व्यक्ति है बारबोसा, 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 और एक व्यक्ति है कौन, डोमिंगो पायस।
डोमिंगो पायस। तो पूछेगा कि ये डोमिंगो पायस जो था ये किसके दरबार में आता है, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में आता है। ये कहाँ का व्यक्ति था, तो ये व्यक्ति है कहाँ का जी, तो पुर्तगाल का व्यक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगले पे चलते हैं। अब तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पे। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया ए। अगला क्या बोला गया है देखिएगा, इब्न तूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इब्न तूता पहले बताइए कि कहाँ का व्यक्ति है, तो कहिए कि ये मोरक्को का है। कहाँ का है, तो ये मोरक्को का है। इसका एक पुस्तक का नाम क्या है, तो इसका पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। ठीक है, और यही रेहला में उसने भारत में डाक व्यवस्था जो है उसके बारे में विस्तृत तरीके से वर्णन करता है। ठीक है, जो भारत में जो डाक व्यवस्था है उसको विस्तृत तरीके से यह वर्णन करता है। हमें जो पूछा गया उसको देखिए, कहाँ का ये व्यक्ति है, तो मोरक्को का है। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे काजी भी नियुक्त किया जाता है, फिर इसके बाद में राजदूत बना करके कहाँ भेजा जाता है, चीन भेजा जाता है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, बिल्कुल सही। उसने पुस्तक लिखा रेहला, बिल्कुल सही। तो सभी के सभी क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं तक थे। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सही सीखने को मिला होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी आपका सुझाव होगा ज़रूर बताइएगा, हम उस पर अमल करेंगे। ठीक है, तो और हाँ, अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।